ये चैप्टर है कंडीशनल प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के बारे में। इसमें सबसे पहला पॉइंट है कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट्स। इन some situations it is necessary to check the condition and then make decision। मतलब कई बार आप जो कोड लिख रहे हैं वो किसी पर्टिकुलर कंडीशन पर ही एग्जीक्यूट होना चाहिए, एंड यदि कोई दूसरी कंडीशन आती है तो उस पर या तो दूसरा कोड एग्जीक्यूट होगा या फिर ये कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो ऐसी सिचुएशंस में प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सी में वैरायटी ऑफ कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट्स होते हैं। 4 तरीके के मेनली हैं। ये है इफ स्टेटमेंट, जहां सिर्फ एक इफ होता है। दूसरा इफ एल्स स्टेटमेंट, मतलब इफ कंडीशन एंड एल्स अदर कंडीशन। Nested if statement means there are series of if, else, then again if, then again else, means series of conditions. And then switch statement, जहाँ पे भी series of condition होती है लेकिन basically switch statement equality condition पर work करता है। तो हमारा पहला conditional statement है if statement। ये बहुत ही simple statement है। यहाँ पे यदि condition true होती है तो इफ ब्लॉक के अंदर जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट होगा, और यदि कंडीशन ट्रू नहीं है तो वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा और सिंपली उसे जंप करके आगे बढ़ जाएगा हमारा कोड। अब बात यहाँ आती है कि सी में कंडीशन ट्रू होने का क्या मतलब है। सी में कंडीशन जब भी ट्रू होता है तो उसकी कोई ना कोई नॉन जीरो वैल्यू आती है, और फॉल्स के केस में द वैल्यू इज जीरो। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम्स में कई बार पूछा जाता है। जैसे लिख दिया जाएगा इफ 1 या इफ 0, तो आपको इफ 1 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब कि कंडीशन क्या है, ट्रू है। और इफ 0 लिखा हुआ है इसका मतलब है कंडीशन फॉल्स है। जो बात मैंने अभी पहले बताई है उसी को पिक्चर फॉर्म में समझा रहा हूं ताकि आप लोगों को ज्यादा क्लियर हो। इफ कंडीशन इज ट्रू तो आप देख सकते हैं कि स्टेटमेंट जो लिखा हुआ है ये एग्जीक्यूट होगा और उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। एंड इफ कंडीशन इज फॉल्स देन डायरेक्टली नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। और ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है ये इफ के ब्लॉक में लिखा हुआ है। तो इस तरीके से कंट्रोल फ्लो इफ का होता है। ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे याद कर लीजिए, एग्जाम में आएगा तो आप लोग को बनाना है। अगला स्टेटमेंट है इफ एल्स स्टेटमेंट। ये पिछले स्टेटमेंट से थोड़ा अलग है। इफ कंडीशन इज ट्रू देन स्टेटमेंट 1 विल बी एग्जीक्यूटेड, एल्स स्टेटमेंट 2 विल बी एग्जीक्यूटेड। तो इसका मतलब यह है कि कंडीशन यदि ट्रू है तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगा, और कंडीशन यदि फॉल्स है तो स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होगा। चलिए अब इफ एल्स स्टेटमेंट को इस पिक्चर डायग्राम से समझते हैं। इफ कंडीशन इज ट्रू, लेफ्ट साइड वाला पोर्शन है कंडीशन ट्रू का, तो इफ कंडीशन इज ट्रू स्टेटमेंट 1 विल बी एग्जीक्यूटेड, और राइट साइड वाला जो पोर्शन है वो फॉल्स का है तो स्टेटमेंट 2 विल बी एग्जीक्यूटेड। दैट मीन्स यदि कंडीशन ट्रू है तो इफ ब्लॉक के अंदर लिखा हुआ स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगा, और यदि कंडीशन फॉल्स है तो फिर एल्स ब्लॉक के अंदर लिखा हुआ है स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होगा। आपके फिगर में मैंने लेफ्ट हैंड साइड को ट्रू वाली कंडीशन माना है और राइट हैंड साइड को फॉल्स वाली कंडीशन माना है। हमारा अगला टॉपिक है नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। इफ देयर आर मोर देन 2 अल्टरनेटिव टू सेलेक्ट देन नेस्टेड इफ स्टेटमेंट इज यूज्ड। दैट मीन्स यदि हमें बहुत 2 कंडीशन से ज्यादा कंडीशन चेक करनी हो तो हमें नेस्टेड इफ यूज करना पड़ता है। जैसे इफ कंडीशन 1 देन डू दिस, इफ कंडीशन 2 देन डू दिस, एल्स डू दिस। इस तरीके की यदि कंडीशंस आए तो हमें नेस्टेड इफ स्टेटमेंट यूज करना पड़ सकता है, यानी इफ के अंदर इफ, एल्स के अंदर इफ, और इसी तरीके से। जैसा कि आप अपने फिगर में देख रहे हैं कि इफ कंडीशन 1 then
हम लोग एक और कंडीशन चेक करते हैं, इफ कंडीशन 1, और फिर स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट करते हैं। एल्स के केस में हम एक और कंडीशन चेक करते हैं, इफ कंडीशन 2, देन वी एग्जीक्यूट स्टेटमेंट 2। एल्स यानी कंडीशन और कंडीशन 2 दोनों ही ना हो, तब हम स्टेटमेंट 3 एग्जीक्यूट करते हैं। यानी हमें जब 2 से ज़्यादा कंडीशंस चेक करनी हो तो हम इफ के अंदर एक और इफ यूज़ कर सकते हैं, एल्स के अंदर एक और इफ यूज़ कर सकते हैं, और इसी इफ के अंदर इफ को ही कहते हैं नेस्टेड इफ। तो ये क्लियर हो गया कि जब हमें ज़्यादा कंडीशंस चेक करनी हो तो हमें नेस्टेड इफ स्टेटमेंट का सहारा लेना पड़ेगा। हमारा अगला स्टेटमेंट है स्विच केस स्टेटमेंट। Switch case statement is a multiple branch selection statement which successively tests value of an expression against a list of integer or constants. Switch statement allows you to choose a block of statements among several alternatives. The general syntax of switch statement is given on the screen. इसका मतलब ये है कि हम लिखेंगे स्विच एक्सप्रेशन। उस एक्सप्रेशन की वैल्यू यदि वैल्यू 1 के बराबर है तो केस वैल्यू 1 के बाद जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट होगा। यदि स्विच एक्सप्रेशन की वैल्यू 2 के बराबर है तो केस वैल्यू 2 के बाद जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट होगा। इसी तरह यदि ये वैल्यू n के बराबर है, यानी एक्सप्रेशन इज इक्वल टू वैल्यू n, देन स्टेटमेंट n विल बी एग्जीक्यूटेड। एंड इफ वैल्यू 1 से लेके वैल्यू n तक कोई भी मैच नहीं होता है तब डिफॉल्ट के बाद जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट होगा। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि कांस्टेंट इन द केस स्टेटमेंट कैन बी कैरेक्टर और इंटीजर ओनली, यानी केस के बाद या तो हम इंटीजर लिख सकते हैं या फिर हम कैरेक्टर लिख सकते हैं। ठीक, और एक बात और ध्यान देने की है कि एक्सप्रेशन हमेशा इक्वालिटी कंडीशन चेक करेगा, यानी हमारे पास यदि सेवरल ढेर सारी इक्वालिटी कंडीशंस चेक करने के लिए हैं तो हमें स्विच एक्सप्रेशन लिखना चाहिए। एक बात और आप गौर करने वाली है कि हर केस के बाद हमने ब्रेक लगाया है। इस ब्रेक का क्या मतलब है, और यदि हम ये ब्रेक ना लगाएं तो इसका क्या मतलब है। इस ब्रेक का ये मतलब है कि इफ एक्सप्रेशन इज इक्वल टू वैल्यू 1 और वैल्यू 2 तो स्टेटमेंट 1 या स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट करिए और इस स्विच केस के सिंटैक्स से बाहर निकल जाइए। यदि ये ब्रेक ना लगा हो तो एक्सप्रेशन इज इक्वल टू वैल्यू जो भी मिलेगी उसके बाद के सभी स्टेटमेंट्स इंक्लूडिंग डिफॉल्ट स्टेटमेंट विल गेट एग्जीक्यूटेड। तो हम यदि ये चाहते हैं कि इफ एक्सप्रेशन इज इक्वल टू वैल्यू 2 केवल स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट हो तो हम ब्रेक लगा दें। यदि हम ये चाहते हैं कि इफ एक्सप्रेशन इज इक्वल टू वैल्यू 2 तो वैल्यू 2, 3, 4, 5, 6 और डिफॉल्ट सभी एग्जीक्यूट हो तो फिर हमें ब्रेक नहीं लगाना चाहिए। तो ब्रेक का यहाँ यही सिंटैक्स है। ये काफी इंपॉर्टेंट है यूपी2 के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप लोग कृपया इसे ध्यान से पढ़ें और समझें।